अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम आपके पास है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। सब कुछ बना लेंगे क्या हम? क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म्स हैं वो सब कुछ बना लेंगी? नहीं। कोई भी इकोनॉमी हर चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। आप लोग को आज पता होगा कि हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज भी काफी सारी चीजें हमारी कंट्री से इंपोर्ट करती हैं। क्यों? सब कुछ बना क्यों नहीं लेते वो लोग, या हम क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि हर चीज बनाने के लिए हर एक रिसोर्स हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम एक्सचेंज करते हैं। मेरी बात समझना, इराक, ईरान जो कंट्रीज हैं जहां पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, पर पानी नहीं है ज्यादा। हमारे यहाँ पर जमीन खोदते हैं, पानी निकलता है, आजकल तो वो भी नहीं निकलता। तो पानी हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब बाहर से हर कंट्री में देखो जो चीज अवेलेबल नहीं है वो हमारे से ले लेते हैं। तो हमारे पास नहीं है पेट्रोल, हम उनसे ले लेते हैं। तो एक्सचेंज चलता रहता है। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नो एनी इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग। कोई भी इकोनॉमी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, रिसोर्स लिमिटेड। रिसोर्सेज को अगर हम ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें तो हम डिसाइड कर सकते हैं क्या बनाए और कितना बनाए। ओके, सुनेंगे ध्यान से। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। जो गुड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन करना, कौन सी प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, ये बात जरूरी है लिखना आपको यहाँ पर। And thus cannot produce all the goods. More of one good means less of other good. ये प्रिंसिपल तो पूरी इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी हमें कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, मैं सब कुछ ज्यादा प्रोड्यूस कर लेता, पर अभी अगर मैं गिवन रिसोर्स मेरे पास जो है, ध्यान से सुनना, जो रिसोर्सेज मेरे पास है मैंने वो रिसोर्सेज एक गुड के प्रोडक्शन में लगा दिए, सारे रिसोर्स लगा दिए, दूसरी में कैसे लगा पाऊं? तो मैं ये सोचता हूं अगर मैं दो गुड प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं दोनों को देखकर प्रोड्यूस करूंगा, एक ज्यादा तो एक कम करके, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। इसलिए हम सोचते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दो, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है दो गुड्स का, आप कौन सी बनाएंगे? ऑब्वियस जिसकी इकोनॉमी को ज्यादा जरूरत है, जिस गुड्स की इकोनॉमी के अंदर ज्यादा डिमांड है आप उसको प्रोड्यूस करते हो, जिसकी डिमांड कम है उसको प्रोड्यूस नहीं करते हो। ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर वॉर चल रहा है किसी और इकोनॉमी में, तो हम ऑब्वियस बात है कि वॉर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम सिविल गुड्स कम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्स हमने वॉर गुड्स में लगा दी। तो वही वाली बात है, देखो सिंपल इस पॉइंट में एक ही बात है कि मोर ऑफ वन गुड एंड लेस ऑफ। एक गुड को आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दूसरी गुड आप कम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। तो इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। क्या बनाए, वॉर गुड्स या सिविल गुड्स? समझ में आ रहा है? पीस टाइम गुड्स, हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। ये तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है? जो प्रोडक्शन में यूज होती है, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह, वो बनाए, या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए जो कंज्यूमर चाहते हैं। हम चॉइस करते हैं कितनी बनाए, क्वांटिटी भी आपको लिखनी है कि मोर ऑफ द वन लेस ऑफ अदर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट गुड्स। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में आप दो एस्पेक्ट लिखोगे कि कौन सी गुड बनाए और दूसरी कितनी क्वांटिटी में बनाए। बार बार एक ही बात हो रही है, अब सुनिए। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, देखो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? राइस, व्हीट, क्लोथ्स। एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स? मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। In the same way, economy has to make choice between civil goods and war goods. देखो चॉइस हमारे पास हमेशा होती है। वॉर नहीं चल रहा तो हम सिविल गुड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वॉर चल रहा है तो वॉर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं।
तो ऐसे हमारे पास एक और चॉइस भी है, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स। अगर हमारे पास लगता है हमें कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स नहीं है कि प्रोडक्शन और किया जाए, तो हम वो बनाएंगे। अगर वो है ऑलरेडी तो हम कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट क्वांटिटी क्या होता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनानी है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो आप कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम कर पाओगे। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको वॉर गुड्स बनानी है, तो वॉर गुड्स ज्यादा बनाओगे तो आप सिविल गुड्स कम प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। एक बात बता दूं, जब भी आप कोई सेंट्रल प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे होगे, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके आखिरी में हमेशा आप गाइडिंग प्रिंसिपल लिखोगे। ये प्रॉब्लम कहती है क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें रिसोर्स को इस तरह से असाइन करना चाहिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जनरेट कर पाओ। जो इकोनॉमी को चाहिए था वो इकोनॉमी को मिले। इस तरह से आप डिसाइड करो कि क्या बनना और कितना बनना। समझ में आया? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस सेंट्रल प्रॉब्लम में आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा होगा कि रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए हमें चूज करना पड़ता है कि क्या बनाया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, वॉर गुड्स या सिविल गुड्स। और हमने ये सीखा कि कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। अगर हम मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं तो लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर ऑफ वॉर गुड्स बनाते हैं तो लेस ऑफ सिविल। जी हमने सीखा, दैट्स इट। इतनी प्रॉब्लम थी, 3 मार्क्स में आती है, पूरा पूरा लिख डालो। ओके डन। चलो अब आते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम पे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना, बड़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाए, ठीक है डन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हर इकोनॉमी के पास ये आती है कि कैसे प्रोड्यूस करें। हाउ हाउ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब इस प्रॉब्लम को आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें। हमारे पास हमेशा दो तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LIT, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CIT। जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी के अंदर लेबर ज्यादा मात्रा में होती है, मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स यानी कैपिटल बहुत कम यूज होती है, उन कंट्रीज में हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिस टेक्निक के अंदर मोर यूज ऑफ लेबर होता है, लेस यूज ऑफ मशीन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री इंडिया, इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा है। यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे फोकस करते हैं, रीजन बीइंग दैट कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, मान लिया कि आप कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हो, तो लेबर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, सरप्लस और अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी और ज्यादा। तो आप अपनी कंट्री में लेबर को जॉब देने के लिए, लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फोकस करते हो किस पे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पर मोर यूज ऑफ मशीन्स यानी कैपिटल और लेस यूज ऑफ लेबर होता है। डेवलप कंट्री जितनी भी होती हैं उनमें ऑब्वियस पॉपुलेशन तो बहुत कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम ही होती है, वो लोग कैपिटल पे फोकस ज्यादा करते हैं, तो वो यूज करते हैं CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब आप कौन सी चूज करें, ये प्रॉब्लम है। आप वो टेक्निक चूज करें जो आपकी कंट्री को सूट करती है। आपकी कंट्री को सूट क्या करता है? अगर आपकी कंट्री में लेबर ज्यादा है और चीपर भी है तो LIT यूज करें। अगर आपकी कंट्री में कैपिटल ज्यादा है, चीपर है, लेबर कम है, तो आप CIT यूज करें। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, चाहे LIT चाहे CIT, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी खर्चा जो है गुड्स बनाने का, वो कम आना चाहिए और आपकी आउटपुट ज्यादा जनरेट होनी चाहिए। ये देखकर आप चूज करें टेक्नोलॉजी। डन। LIT और CIT डन। ओके, उसके बाद अब यहां लिखा है द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विद अ व्यू टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। देखो आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा है, आप फिर भी CIT यूज कर रहे हो।
ये तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया में LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ अबाउंडेंस ऑफ लेबर है, बहुत लेबर है। बट यूएस से जैसी कंट्री में, इंग्लैंड जैसी कंट्री में वो CIT यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर लेबर कम और कैपिटल अबाउंडेंस में। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ये हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि हमें वो टेक्निक यूज करनी जिससे कॉस्ट मिनिमम आए, यानी खर्चा कम आए और आउटपुट ज्यादा जनरेट हो, क्योंकि रिसोर्स हमारे लिमिटेड है। इतनी सिंपल प्रॉब्लम थी ये, इंटरेस्टिंग भी थी, मजा भी आया पढ़ने में और पढ़ाने में। तो दो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस विद द गाइडिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इस प्रॉब्लम को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। एग्जाम में इसके आने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड ऐसा क्यों है आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका एक और नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है एक और, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम होता है? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, ये आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल प्रॉब्लम में आपके पास तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसका एक और नाम बताया मैंने आपको, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे से करना है इसको, ओके। तो इस प्रॉब्लम में आप लोग क्या समझाएंगे? आप लोग ये बताएंगे कि जब भी प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी के, देखो बेटा प्रोडक्शन होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, लेकिन यहां गुड्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जब प्रोडक्शन हुआ, ध्यान से सुनना ध्यान से, जब प्रोडक्शन हुआ, जब हमने प्रोडक्शन किया था, याद करो जब प्रोडक्शन किया था तो पक्की बात है हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद ली होगी। हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका यूज किया होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल यूज किया होगा। अब जब आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज किया है और गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, तो जब गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचा जाएगा, ऑब्वियस बेचा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जब पैसे आएंगे आप सबसे पहले लैंड को रेंट पे करेंगे। मैं तो पे करूंगा भैया पक्का, सबसे पहले आप खर्चे निपटाएंगे। लेबर को वेजेस पे करूंगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करूंगा जो मुझे देना है, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट एक सेपरेट साइड रख दूंगा। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले समझो फिर से। आपने गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया, चाहे LIT से किया चाहे CIT से किया, प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन करने के बाद जो पैसे आए, उस पैसों में से सबसे पहले आपने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट साइड निकाली। एक तरह से देखा जाए तो इनको बोला जाता है दोस्तों फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको बोला जाता है फैक्टर इनकम। अब आपने जो फैक्टर इनकम जनरेट की है इकोनॉमी के अंदर, उसी इनकम से लोग गुड्स खरीदते हैं। ऑब्वियस फैक्टर इनकम हमारी इनकम होती है, इससे ही लोग गुड्स खरीदते हैं, कंजप्शन करते हैं। देखो मैं अगर कुछ अर्निंग कर रहा हूं तो सर्विसेज देके कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस करके कर रहे हैं, उसी पैसों से आप लोग कंजम्पशन करो। तो कंजम्पशन जो है वो कौन करता है? हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे वो किसको करेंगे? ऑब्वियस, जिनके पास पैसे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिनके अंदर बाइंग कैपेसिटी है, जो लोग एबिलिटी रखते हैं परचेज करने की, उनको हम गुड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किसको की जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि रिच और पुअर में गैप ना आए। तो आप पहले ये देखते हो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी एबिलिटी है खरीदने, जिसमें एबिलिटी आप उसको देते हो गुड्स एंड सर्विस। देखो ध्यान से, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया है। अब क्या सॉल्यूशन निकलेगा देखें आगे। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, आप ये देखते हो कौन कौन से लोग कंट्री में है, रिच भी है पुअर भी है। अब गुड्स आप पुअर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या रिच को?
या रिच को ज्यादा पुअर को कम, अब ये देखोगे ना। तो सिंस रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। पूरी इकोनॉमी के अंदर हम सबके वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। देखो, आप क्या सेम गुड, मान लो लग्जरी गुड बनाई है आपने, कोई टीवी, एलईडी, एसी, कुछ भी बनाया आपने, क्या वो आप रिच पुअर दोनों को दे सकते हो? आप सिर्फ एलईडी उनको दोगे जो आपने उनके लिए प्रोड्यूस किया है, जिनके अंदर कैपेसिटी है पे करने की। तो आप पुअर का वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते एलईडी वाला। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोस पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट उनको करते हो जिनके अंदर पेइंग कैपेसिटी है। और पेइंग कैपेसिटी डिसाइड कैसे होती है कि लोगों की इनकम कितनी, लोगों की इनकम कितनी। इट मींस ये प्रॉब्लम कनेक्टेड किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, उनको कितने पैसे मिले हैं उससे जज कर पाते हैं हम कि वो खरीद पाएंगे या नहीं। तो आपको दो चीजें देखनी है, एक तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन यानी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सेम चीज है। अब देखो, जब हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, मैंने बात समझाई थी आपको भी, आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, गुड्स प्रोड्यूस करके जो पैसे आएंगे, आपने मदद ली थी लैंड की, लेबर की, उनको आप पैसे दोगे। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब दिक्कत ये आती है कि लैंड को कितना रेंट दें, लेबर को कितने वेज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप सबको उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट करो जितना उनका प्रोडक्शन में शेयर है। व्हाट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन? कि नेशनल इनकम जनरेट जो आप कर रहे हो, उसमें रिच और पुअर को कितना डिस्ट्रीब्यूट, रिच और पुअर में गैप ज्यादा ना हो, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो हमारी कंट्री के अंदर पक्का प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। यार गुड्स तो बना दी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट उनको करो, पहली बात, जिनके अंदर पेइंग कैपेसिटी है। और पेइंग कैपेसिटी डिसाइड कैसे होती है? कितनी कंट्री में फैक्टर इनकम जनरेट हुई है। अब वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका इक्वल होना चाहिए, जितना कंट्रीब्यूशन जिन्हें दिया है उतना डिस्ट्रीब्यूट उनको करो, तब जाके आपकी प्रॉब्लम ये ठीक हो पाएगी, वरना प्रॉब्लम चलती रहेगी। हमारी इकोनॉमी में ऐसा ही है, रिच पुअर में गैप बहुत ज्यादा है और फैक्टर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम चलती आ रही है हर इकोनॉमी के अंदर, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम ये होती है। तो सॉल्यूशन लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? फेयर एंड जस्ट। अब इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जितना हो सके हम अर्जेंट वांट्स पहले पूरे करें सोसाइटी के, बाद में कोई डन। ये थी प्रॉब्लम ऑफ हुम टू प्रोड्यूस। इसका क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, थोड़ा ज्यादा समझना पड़ता है इसके अंदर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में आप लोगों ने पढ़ी तीन प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सिंपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हम बोलते हैं ना हमेशा कि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, बोलते हैं ना। तो जो आप खो रहे हो दूसरी चीज को पाने के लिए, जो आपने खो दिया है वो आपकी अपॉर्चुनिटी। क्यों खोया? क्योंकि अगला जो ऑप्शन था आपके लिए बेस्ट था, नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिला था आपके लिए बेस्ट, तो आपने दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए पहली अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। जो छोड़ दिया गया वो अपॉर्चुनिटी। सिंपल है, एग्जांपल देख लो समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास दो जॉब के ऑफर आते हैं, एक 40,000 का और एक 35,000 का, आप 40,000 वाला ऑफर चूज करते हो, आप 35,000 वाले ऑप्शन को छोड़ देते हो, तो जो आपने छोड़ दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास ऑप्शन दो होते, एक 35 वाला और एक 30 वाला, तो आप 35,000 वाला ऑप्शन चूज करते क्योंकि ज्यादा है, आप 30,000 वाली सैलरी छोड़ देते, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। तो नेक्स्ट बेस्ट आप देखो, सिंपल है। Here in the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone is 35,000। 40,000 सैलरी मिल रही है आपको बैंक में,
तो बैंक में काम करने के लिए आपने जो 35,000 वाला ऑफर था जर्नलिस्ट का वो छोड़ दिया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। और 35,000 के लिए वो 30,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके